हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं और कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर। सभी लोग शारंग विला के टेरेस पर खड़े हुए थे। अनमोल के माता पिता गाजियाबाद के लिए निकल चुके थे और अनमोल उन लोगों के साथ कर्नाटक जा रहा था। विप्लव बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। आफ्टर ऑल पिछले 4 महीने के बाद अब जाकर उसे घूमने का मौका जो मिल रहा था। महक ने एक पीले रंग के सिल्क की साड़ी पहनी थी जिसमें उसने अपने बालों को बन बना लिया था और सिंदूर, मंगलसूत्र और अपने हाथों में बड़ी चूड़ियों में महक बहुत सुंदर लग रही थी। महक टेरेस पर रेडी जेट को देखते हुए मृत्युंजय से बोली, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आपके घर में भी हेलीकॉप्टर है? मृत्युंजय महक की बात पर बोला, इसे हेलीकॉप्टर नहीं कहते, इस जेट कहते हैं इसे। महक मुंह बनाते हुए बोली, अब कुछ भी कहते हो, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि घर में भी ये सब है? विक्रम सब लोगों की तरफ देखते हुए बोला, चलिए, किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? वैशाली विक्रम की बात पर बोले, हम इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आप हम लोगों को हाथ जोड़कर विनती करें कि चलिए हमारे लिए लड़की देख कर आइए। विक्रम अमृत की तरफ देखते हुए बोला, अपनी बीवी का मुंह का शटर बंद करोगे? अमृत विक्रम की बात पर मुंह बनाते हुए बोला, मैं जाने में दिलचस्पी नहीं रखता। तुम हो जो सीधा बारात लेकर चल रहे हो। ब्लडी नॉनसेंस। विक्रम अपने पैर पटकते हुए बोला, यार आप लोग तो ऐसे मुंह बनाकर बैठे हो जैसे मैं जबरदस्ती सब लोगों को लेकर जा रहा हूँ। क्या सच में कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरे साथ लड़की देखने जाने में? महक विक्रम की बात पर बोली, विक्रम जी चलिए, मैं तो रेडी हूँ। विक्रम अपना सिर हिलाकर बोला, आप सच में भाभी हो? बाकी सब लोग तो? विकल्प विक्रम की बात पर बोला, हम सभी भाई हैं, मेरे मॉम डैड आपके मामा मामी हैं। विक्रम विकल्प की बात पर मुंह बनाता है। मृत्युंजय महक के हाथ को पकड़ उसे जेट के अंदर ले जाता है। तब सभी लोग आकर अपने अपने लिए सीट देखकर बैठ जाते हैं। विप्लव रूम की तरफ जाते हुए बोला, मैं जरा सो जाता हूँ। अदिति विप्लव की बात पर बोली, वापी मैं बोर हो जाऊंगी, तुम मेरे साथ चिड़िया उड़ो खेलोगे? विप्लव कुछ देर सोचने के बाद अदिति के पास आकर बोला, बन्नी ये कौन सा गेम है? अदिति विप्लव की बात पर बोली, अरे जो चीज़ उड़ती है ना उसे उड़ाना है, और जो नहीं उड़ती ना तो हाथ को नहीं उड़ाना है। वैशाली अदिति की बात पर बोली, फिलहाल तो हम लोग भी उड़ रहे हैं, तो क्या वैशाली उड़ गई? वैशाली की बात सुनकर सभी लोग मुस्कुरा देते हैं। विप्लव मुंह बनाते हुए अदिति के साथ चिड़िया उड़ खेलने लगता है और शोभित उन दोनों को देखने लगता है। अनमोल चुपचाप एक कॉर्नर वाली सीट पर अपने हाथ में आईपैड लिए बैठा हुआ था और उसके बगल में रिया चुपचाप बैठी हुई थी, क्योंकि विप्लव ने ही जबरदस्ती रिया को कॉल करके बुला लिया था। रिया हल्का सा झांक कर अनमोल के आईपैड में देखने लगती है, जिसे महसूस कर अनमोल रिया को घूरते हुए कहता है, दिक्कत क्या है तुम्हारी? रिया अनमोल की डरावनी आवाज़ पर मुंह बनाते हुए बोली, मैं तो बस देख रही थी कि आप क्या कर रहे हो। अनमोल अपने दांत पीसते हुए बोला, प्लानिंग कर रहा हूँ तुम्हें इस जेट से नीचे फेंकने की। रिया अपनी आंखें छोटी करके बोली, क्यों, आपके घर का राशन पानी चुरा लिया है क्या मैंने? अनमोल रिया को घूरते हुए बोला, तुम्हारे कारण मैं आज यहाँ फंसा हुआ हूँ, वरना किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो मुझे धमकी दे सके। रिया अपनी आंखें बड़ी करके बोली, क्या कहा? मेरे कारण यहाँ फंसे हुए हो? कहाँ फंसे हुए हो? आप तो वैसे भी मुंबई में ही रहते हो। अनमोल एक गहरी सांस लेकर बोला,
तुमने हम दोनों को किस वाली बात उसे नकलची बंदर को क्यों बताया? रिया कुछ देर सोचने के बाद बोली, हम दोनों ने कभी किस किया था? मुझे तो याद नहीं आ रहा सर। अनमोल अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद करके बोला, मिस रिया लूथरा, मैं वार्न कर रहा हूँ कि मेरे साथ खेलने की कोशिश बिल्कुल मत करो, वरना तुम्हें ही भारी पड़ेगा। रिया थोड़ी तेज आवाज में बोली, विक्की। विकल्प रिया के पास आकर बोला, हो रिया क्या हुआ? रिया मुस्कुराते हुए बोली, विक्की क्या हम दोनों सीट एक्सचेंज कर सकते हैं? वो क्या है ना कि मुझे ज़रा यहाँ पर कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है। विकल्प रिया की बात पर बोला, तुम वापी और बनी के पास क्यों नहीं चली जाती? रिया अनमोल की तरफ इशारा करते हुए बोली, मुझे ये कॉर्नर वाली सीट ज़्यादा अच्छी लग रही थी, लेकिन जो मेरे साथ सीट पार्टनर है ना, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अनमोल रिया की बात पर अपनी आंखें रोल करते हुए आईपैड पे फिर से कुछ करने लगता है। विकल्प रिया की बात पर अपना सिर हिलाकर बोला, ओके, मैं तुम्हारे साथ सीट एक्सचेंज कर लेता हूँ। जाओ तुम मेरी सीट पे बैठ जाओ। रिया अपना सिर हिलाती है और उठकर विकल्प के सीट पर जाकर बैठ जाती है, जो कि विक्रम के बगल में था और विक्रम अपने लैपटॉप में खोया हुआ था। राजीव ऑफिस आया हुआ था, क्योंकि उसने जाने से मना कर दिया था, इसलिए कोई ज़बरदस्ती नहीं थी। राजीव अपने केबिन में बैठा अपने रिपोर्ट देख रहा था, जो कि कुछ दिन पहले मंथली चेकअप के तौर पर सारंग कंपनी में करना जरूरी था। राजीव अपना पूरा रिपोर्ट देखने के बाद उसे ड्रॉर में रख देता है और टाइम की तरफ देखा है, जिसमें 11 बजने वाले थे। राजीव टाइम देखते हुए खुद से बोला, मिस जायसवाल अभी तक आई क्यों नहीं? इतना सोचते हुए राजीव मृत्युंजय की असिस्टेंट प्रिया को बुलाते हैं। प्रिया केबिन में आते हुए बोली, गुड मॉर्निंग सर, आपने मुझे बुलाया? राजीव प्रिया की बात पर बोला, मिस वर्मा, क्या आपको पता है कि मिस जायसवाल कहाँ है? प्रिया राजीव की बात पर एक रिपोर्ट लाकर राजीव को देते हुए बोली, सर ये एनवेलप सारे एम्प्लॉयज़ के लिए आया था, बट मिस जायसवाल अभी तक नहीं आए। आप उन्हें दे देंगे क्या? और मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। राजीव रिपोर्ट लेकर अपना सिर हिलाते हुए बोला, ओके, मैं चेक करता हूँ, आप जाइए। प्रिया अपना सिर हिलाकर केबिन से बाहर चली जाती है। राजीव एनवेलप की तरफ देखने लगता है, जिसमें रिद्धिमा जायसवाल लिखा हुआ था। राजीव कुछ देर एनवेलप को देखने के बाद बोला, क्या इस तरीके से किसी के रिपोर्ट को देखना सही होगा? लेकिन हम दोनों ने साथ में हुकअप किया है, मैं देख सकता हूँ। इतना सोचते हुए राजीव उसे एनवेलप को बेदर्दी से फाड़ देता है और जल्दी जल्दी रिपोर्ट्स पढ़ने लगता है। पूरी रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद राजीव की आंखें और दिल की धड़कनें दोनों बढ़ गई थी। राजीव तुरंत रिद्धिमा की करंट लोकेशन निकालते हुए ऑफिस से निकल जाता है। इधर जायसवाल निवास। रिद्धिमा की फैमिली में उसकी माँ, चाचा और चाची थे। रिद्धिमा के पापा की एक बीमारी के चलते मौत हो गई थी, जिस कारण सारी जिम्मेदारी रिद्धिमा के माँ पर आ गई थी और इसलिए उनका मिजाज काफ़ी कड़क था। रिद्धिमा भी अपनी माँ से डरती थी। शारदा देवी रिद्धिमा को चुपचाप बैठा हुआ देखकर बोली, रिद्धि, मैं देख रही हूँ जब से तुम अपने पुराने कंपनी की तरफ से क्रूज से वापस आई हो, कुछ ज़्यादा ही चुप हो, और आज ऑफिस क्यों नहीं गई? रिद्धिमा शारदा देवी की बात पर जल्दी से बोली, मम्मा, वो मेरी तबीयत आज कुछ अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए
शारदा देवी जो पेशे से एक डॉक्टर थी, रिद्धिमा के पास आकर उसे चेक करते हुए बोली, क्या हुआ है तुम्हें? रिद्धिमा शारदा देवी को हाथ को पकड़कर बोली, कुछ भी नहीं मम्मा, बस हेडेक हो रहा था। शारदा देवी घूरकर रिद्धिमा की तरफ देखती है तो रिद्धिमा चुपचाप बैठ जाती है। शारदा देवी रिद्धिमा को पूरा चेक करने के बाद एक थप्पड़ रिद्धिमा के गाल पर जड़ देती है। रिद्धिमा के चाचा और चाचे हैरान से शारदा देवी को देखने लगते हैं, लेकिन उन दोनों की हिम्मत नहीं थी उनके सामने बोलने की। रिद्धिमा की आंखों में आंसू तैर जाती हैं। शारदा देवी रिद्धिमा के बाजू को कसकर पकड़ गुस्से से बोली, क्या है ये सब? कहाँ पर ये सब तमाशा करके आई हो तुम? रिद्धिमा आंखों में नमी लिए शारदा देवी की तरफ देखते हुए बोली, मम्मा वो। शारदा देवी गुस्से में चिल्लाकर बोली, इस दिन के लिए मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया था ताकि तुम इस तरीके से किसी का बच्चा अपने पेट में लेकर घूमो। रिद्धिमा अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। रिद्धिमा की चाची जो कि हमेशा रिद्धिमा की गलती पर जल रहे आग में घी ढालने का काम करती थी, शारदा देवी के बात पर हैरान होते हुए बोली, दीदी आप ये क्या कह रही हो? रिद्धि माँ बनने वाली है, वो भी शादी से पहले। बाप रे, सोसाइटी में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। शारदा देवी उसे घूरते हुए बोली, जिगना अपना मुंह बंद करके रखो। जिगना छोटा सा मुंह बनाकर बोली, अब ये सब हो चुका है तो मुंह बंद करने से क्या होगा? दीदी मैं तो पहले ही कहती थी इस लड़की को कहीं मत भेजा करो, इसके चाल चलन मुझे ठीक नहीं लगते। अब देखो क्या हो गया। जिगना के पति राजेश उसके हाथ को पकड़ते हुए बोले, अरे ओ मैडम चुपचाप रहो, अगर भाभी का दिमाग खराब हुआ ना तो तुम्हें भी उठाकर घर से बाहर फेंक देगी। राजेश की बात पर जिगना मुंह बनाते हुए रिद्धिमा को घूरने लगती है। शारदा देवी रिद्धिमा को बुरी तरीके से घूरते हुए बोली, कौन है वो लड़का? रिद्धिमा घबराई हुई नजरों से शारदा देवी को देखते हुए बोली, मुझे नहीं पता मम्मा। शारदा देवी रिद्धिमा के दोनों कंधों को पकड़कर उसे झंझोरते हुए बोली, कैसी घटिया लड़की हो तुम, मेरी पूरी इज्जत नीलाम कर दी तुमने। क्या मुंह दिखाऊंगी मैं सोसाइटी में? तुम जिंदा क्यों हो, मर क्यों नहीं जाती? मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हें अपने बेटी कहते हुए, और किसके घटिया खून को अपने पेट में लेकर घूम रही हो। रिद्धिमा शारदा देवी के बात पर कुछ नहीं कहती, जिस पर राजेश शारदा देवी के पास आकर बोले, भाभी जो होना था वो हो गया, मुझे लगता है कि हमें इस बात को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। शारदा देवी राजेश की बात सुनकर कुछ देर इस बारे में सोचने के बाद बोली, आप सही कह रहे हो, बेटी तो मेरी ही है, मार नहीं सकती उसे, लेकिन ऑपरेशन तो करवा सकते हैं। रिद्धिमा अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर लेती है। न जाने क्यों उसे अपने दिल में दर्द महसूस हो रहा था। हाँ, उसे नहीं पता था उसके बच्चे का पिता कौन है, लेकिन माँ तो माँ होती है ना। रिद्धिमा हिम्मत करके शारदा देवी से बोली, मम्मा मैं ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती। शारदा देवी रिद्धिमा की बात पर अपने दांत पीसते हुए गुस्से से बोली, क्या कहा तुमने? तुम ऑपरेशन नहीं करवाना चाहती? क्यों नहीं करवाना चाहती? क्या करोगी इस बच्चे को रखकर? ना तुम्हें इस बच्चे के बाप के बारे में पता है और ना ये पता है कि इसका बाप होगा कहाँ। तुम कहाँ दर दर भटकोगी। तुम्हें पता भी है ये सोसाइटी बिना पति के पैदा हुए बच्चे को क्या कहते हैं? नाजायज। तभी कोई अंदर आते हुए कहता है वैष्णव खानदान का बच्चा नाजायज कैसे हो सकता है। सभी लोग दरवाजे की तरफ देखते हैं। रिद्धिमा खुद भी दरवाजे की तरफ देखती है और राजीव को देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं।
राजीव रिद्धिमा के पास आकर उसे गौर से देखता है और उसके चेहरे पर पड़े निशान को देखकर उसकी आंखें छोटी हो जाती हैं। शारदा देवी राजीव को घूरते हुए बोली, तुम कौन हो और बिना इजाजत के किसी के घर में घुसना, ये कहाँ का मैनर्स हुआ? राजीव बुरी तरीके से शारदा देवी को घूरते हुए बोला, रिद्धिमा को किसने मारा? शारदा देवी राजीव की बात पर बोली, घूरना बंद करो और ये हमारे घर का मामला है। तुम हो कौन ये बताओ? राजीव शारदा देवी की बात पर बोला, मैं रिद्धिमा का बॉयफ्रेंड हूँ और उसके पेट में जो बच्चा है वो मेरा है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।